अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। भाई कम से कम कराची में और दीगर अजला में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और पर्टिकुलरली कराची के नताइज आने में जितना वक्त लगा है, अब तकरीबन 48 घंटे बाद नताइज मुकम्मल हुए हैं और पार्टी पोजीशन हमारे सामने वाज़े हुई है। इलेक्शन कमीशन को वजाहत भी करनी चाहिए और इस सिलसिले में बेहतरी के लिए इक़दामात भी उठाने चाहिए, बिकॉज दिस इज सो नॉट ऑन। हाँ, बट वो काफ़ी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दे भी चुके हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एक आरओ को 20 से 25 कौमी असम्बली की नशस्तों जितना काम करना पड़ रहा है। बल्दियाती इंतखाबात का सेटअप ज़रा और होता है, वक्त लगता है। अच्छा जी, ठीक है, मान लिया वक्त लगता है, लेकिन अब इसमें बेहतरी कैसे लाई जाए, क्योंकि जितना वक्त लगता है इबहाम बढ़ता है, शुकूक शुबहात पड़ते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते हैं। और कराची के बल्दियाती इंतखाब पे भी एक तो अल्लाह का शुक्र है कि मरहला मुकम्मल हो गया और हो गए ये बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन जमात इस्लामी और PTI और कुछ और जमातों को भी, और प्राइमरीली इन दो ही जमातों को जो दूसरे और तीसरे नंबर की जमातें बनकर सामने आ रही हैं। अच्छा, 235 यूसीज हैं जो रिजल्ट्स आ चुके हैं, 11 के अभी तक नहीं आए, ये आपको पहले बता दें। और पीपल्स पार्टी के जी 93, साथ साथ आप 11 के वैसे आने भी नहीं है। सो अभी 235 इसको कंप्लीट उनके मामलात मुख्तलिफ हो गए थे बीच में, कुछ पे हुए नहीं थे और कुछ के अभी मामलात आगे चलकर सेटल होंगे। और अदालत जाने का ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है बाय द वे जमात इस्लामी। तो 10 पर वो कहते हैं जी दोबारा गिनती की जाए और उनके मुताबिक उनका मैंडेट चुराया गया है। और वो तो कल से यही कह रहे हैं। और आपको पता है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी 93 सीट्स हैं, नशिस्तें हैं, जमात इस्लामी 86 हैं, अगर 10 का मुतालबा हो रहा है तो और ठीक भी निकला तो ये 86 से फौरन 96 पे भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने अपना काम मुकम्मल ईमानदारी और तनदही के साथ किया है। वैसे इन दिस डे एंड एज कल हाफिज़ नईम साहब की गुफ्तगू भी हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा जी चौथे नंबर से उठा के पीपल्स पार्टी को किसी एक हल्के में औरंगी 6 का आएगा, जिक्र कर रहे थे। पहले नंबर पर सर, दूसरे से पहले नंबर पर तो शायद लाना अपेरेंटली पॉसिबल लगता है, लेकिन चौथे से पहले नंबर पर सरा इन दिस डे एंड एज मुश्किल हो जाएगा। अजीब सी बात है। वैसे आज आपको बता दें कि आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी किया जमात इस्लामी ने और 10 हलकों में दोबारा गिनती के लिए अदालत जाने का भी ऐलान जो है वो कर दिया। सो लेट्स अच्छा, वैसे क्या ही अच्छा हो कि कोई इंतखाब हमारे मुल्क में ऐसा हो जिसमें नताइज को सब तस्लीम करें। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो शुक्र मनाना चाहिए कि अगर 40 नशिस्तें भी उन्होंने बल्दियाती इंतखाब में कराची से समेट ली हैं, क्योंकि कराची ने जिस एतमाद का इज़हार 2018 में इमरान खान और PTI पे किया था और उन 4 सालों में 5-5 घंटे के लिए बमुश्किल 5 दफ़ा इमरान खान साहब कराची आए थे, उसके हिसाब में अगर इतनी नुमाइंदगी भी कराची ने इन्हें बल्दियाती इंतखाब में दे दी है तो इसको गनीमत जाने और इसका शुक्र अदा करें, क्योंकि अदरवाइज़ ना कराची में कोई परफॉर्मेंस रही है PTI की, MPAs या MNAs की, और ना ही इमरान खान साहब ने तवज्जो या टाइम दिया अपने दौरे इक़्तिदार में कराची को। बेसिकली आपका कहना है कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा जी, आपको याद दिलाते हैं बिकॉज हम एक्सटेंसिवली समझना भी चाहते हैं और प्लानिंग सीखना चाहते हैं। जो इतनी जब लड़ाई चलती है ना जी, इलेक्शंस हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन कितने सालों बाद हो रहे हैं, तो वाई वुड यू वॉन्ट टू बी इन दैट पोजिशन। तो लिहाजा वी हैव द पीपल ऑन द शोर। हम उनसे खुद पूछते हैं, जैसे कि कल आपको पता ही है कि हाफिज़ नईम साहब हमारे शो पे थे और उनसे हमारी बात हुई थी, और उसके बाद फिर दोस्त शमीम नकवी साहब भी हमारे शो पे थे। वी वांट टू नो कि इरादे क्या हैं, प्लान्स क्या हैं। मतलब अगर आप आना चाहते हैं और फिर अदालतों में जा रहे हैं और लड़ाइयाँ चल रही हैं कि किसकी सीटें कहाँ से निकली हैं, तो करना क्या है इन दी एंड। आज हमें सईद गनी ज्वाइन करेंगे लेटर इन द शो, और उनसे हम बात करेंगे। चूँकि कोई सिंगल पार्टी नहीं है मेयर लाने की पोजीशन में, तो कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा, अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन बन चुका है। इस पर भी बात होगी, लेकिन पंजाब की सियासत जिसका बराह रास्त असर मुल्क की सियासत पर होता है, उसमें क्या चल रहा है। वैसे तो लाहौर में दर्जा हरारत बहुत ही गिरा हुआ था, कम से कम कल सुबह के में परसों रात इतनी ठंड पड़ी थी कि कल सुबह लोगों की गाड़ियों पर ऑस फॉग जम गई थी, आइस जम गई थी, स्नो पड़ रही थी लाहौर में। लेकिन पंजाब में अदरवाइज सियासी माहौल खासा गर्मी चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो मौसमों से भी ज्यादा तेजी से बदल जाती है। अभी तो सुबह शाम का सिलसिला हुआ है,
सुबह कुछ और हालात हैं, शाम को कुछ और हालात। सही बिल्कुल बात कर दी है। और बड़े बड़े सियासी ज्योतिषी जो है ना, वो भी पेश गोइयाँ करते करते उनको भी बदलना पड़ता है फ़ौरन से कि वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इंतखाबात का माहौल जो है बहरहाल बनना शुरू हो गया है, आपको ये बताना था। और कौमी असम्बली में कभी वापस ना जाने के दावेदार इमरान खान जो हैं वो ऐवान में वापसी के लिए तैयार भी हैं। और इस नए सियासी यू टर्न को निगरान सेटअप की ज़रूरत करार दिया जा रहा है। और इमरान खान और उनके करीबी दोस्त असम्बली में वापसी पर क्या कहते रहे हैं, पहले ज़रा खुदकुश बम्बारों के साथ डील कर सकते हैं, किलर्स के साथ डील कर सकते हैं, मसाजिद में धमाके और मज़ारों पर धमाके करने वालों के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन जिनको इन्होंने चोर डिक्लेयर किया है उनके साथ बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जिनको डाकू डिक्लेयर किया था कुछ साल पहले ही उनके साथ उनको तो जम कर सकते हैं, वो तो इत्तेहाद कर सकते हैं। तो अजीब सी कुछ मंतक है, कुछ समझ नहीं आती। तो अच्छा, अब ये शॉर्ट्स हम ये गुफ्तगू इनकी तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये असेंबली में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है ना, कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। और हमें तो बड़ा मजा आता है ये सब कुछ करने में, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे पास तो कंटेंट है। जब आप इतने वसूख के साथ, इतने दावे के साथ इतने बड़े बड़े बयानात देते हैं और जब उसके उलट काम करते हैं तो हम क्यों ना दिखाएं भाई। अच्छा, खान साहब को और बहुत कुछ कहना है, उसमें हम आपको चुन चुन के चीज़ें कोई दिखा रहे हैं। और साथ ही वज़ीर स्लीपिंग पिल्स वो कहते हैं, रात को लेके सोना पड़ेगा उन्हें। पंजाब में निगरान सेटअप पर काम शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी ख़त्म ही समझें इंतखाबात की फ़ज़ा बनाते हुए एक्चुअली इमरान खान ने अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ समझे जाने वाले, इनफैक्ट सबसे बड़ी सियासी हरीफ मुस्लिम लीग नून पर सियासी वार भी तेज़ कर दिए हैं। और वो रोज़ाना एक नए हथियार से हमला आवर हैं। मुस्लिम लीग काफ को तहरीक इंसाफ में जम करने पर भी वो राज़ी कर रहे हैं। और बोनस तो आपको पता ही है, पहले ही सॉर्ट ऑफ उन्हीं के कारकुन के तौर पर काम करते हैं। ये फैसला भी मुस्लिम लीग नून की सियासी मुश्किलात में अपारेंटली इजाफा करेगा, मगर काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल करके पार्टी इंजमाम का रास्ता फिलहाल रोक दिया है। लेट्स सी वो कितना हरबा उनका कामयाब साबित होता है या कारगर साबित होता है। दूसरी तरफ हुकूमत संभालने से अब तक मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल नोज डाइव है, नीचे आ रहा है। ये आयरनी ये है, या तो कोई बहुत आला किस्म का काम हो रहा हो ना, तो आप दूसरे को कहो कि भाई उसको ना तंग करो, या तो कोई काम भी नहीं हो रहा। तो लिहाजा हुकूमत में बैठे हुए PMLN जो है, उन्होंने मौका जो है वो बिल्कुल लगता है गवा दिया। और पार्टी की आखिरी उम्मीद जो है, आपको पता है कि नवाज शरीफ हैं, जो फिलहाल लंदन छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और चेक करो भाई, उनकी कुर्सी के साथ किसी ने गोंद तो नहीं लगा दी है, व्हाट इज रॉन्ग। और उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन बस उनके आने की तैयारी ही चल रही है अब तक। अब शहबाज शरीफ के देखें, इसकी कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही। अब इनके अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसी फूट पड़ जाएगी PDM में कि ये उठने के काबिल नहीं होंगे। एक झूठे को तो बुला लिया नवाज शरीफ ने उसकी क्लास लेने के लिए, और नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा? वो कहता है कि हमें नकाबी नज़र आ रही है। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना बड़ा स्टेप लिया जाएगा। और ये शहबाज शरीफ जो बहुत होशियार बनता है, चलाक बनता है, अब ये देख रहा है कि भाई शायद मेरी कहीं कोई गैब से मदद आ जाए। गैब से इसलिए मदद नहीं आएगी कि उसमें एक्सपोज हो गए हैं ये शरीफ। शहबाज शरीफ बड़ा और सागदार कहता था मैं डॉलर ले आऊँगा, ये ले आऊँगा। अब ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं ये नून लीग वाले। और जब उसने कहा कि मैं नहीं आ रहा, इससे नून लीग और नीचे चली गई है। चले, ये भी आपने देख लिया। और बहुत से स्कूल्स ऑफ थॉट है, बहुत से लोग ये भी ओपिनियन दे रहे हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को पार्टी की सीनियर नायब सदर का टैग लगाकर मुल्क वापस भेज तो रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ माजी जैसा अब रहा नहीं है। आपको पता है पॉलिटिक्स शायद उन पे बहुत ज़्यादा तकिया ना किया जा सके। नवाज शरीफ वुड हैव टू टेक द रेन्स इन हिज ओन हैंड, सूनर द बेटर। अगर नहीं तो फिर अभी जो हाल है उनकी जमात का वो उनके सामने ही है। अगर उससे भी सबक नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर का ओहदा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब में अभी रिसेंट इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। राना सना हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, मुस्लिम लीग नून ने सब हरबे आजमा लिए, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सका, इंक्लूडिंग यू एंड अता तारड़। पंजाब असेंबली टूट गई, अब सुबह इलेक्शन की तरफ जाएगा। असेंबली के अंदर तो आप एक अमल नहीं रुकवा सके, अब कैसे मान लें कि जनरल इलेक्शन में कोई मोमेंटम आपके साथ होगा, क्योंकि आपका कारकुन, आपका वोटर सपोर्टर ऑलरेडी मायूस है।
नहीं, ना तो पंजाब असम्बली का टूटना कोई होनी थी और ना ही जो है वो हमने को उसको रोकने के लिए हरबे अपनाए। बात बड़ी सीधी सी है कि 26 नवंबर को इमरान खान ने ऐलान किया है जलसा आम में कि मैं पंजाब और KPK असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ। तोड़ देता 27 को, 28 को, 29 को, 30 को। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं अब 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ूंगा। चलिए जी ठीक है, तोड़ दें। अगर हमने हरबे अपनाने होते तो उससे पहले हरबे जो है वो क्यों ना अपनाए हमने। 17 दिसंबर तक हमें इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। हमने तो उससे पहले कहा कि अगर मगर को छोड़ो और असम्बली तोड़ो और इलेक्शन में आओ। हमने बाकायदा पंजाब में इलेक्शन की तैयारी के लिए पंजाब PMLN की मीटिंग भी की, मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों का हदफ भी दिया। उसके बाद 17 को आए हुजूर और आगे कहने लगे कि जी अब मैं 23 को तोड़ूंगा। तो उस दौरान जो PTI के लोग, कोई 10-12 लोग जो थे, उन्होंने हमारे लोगों से रब्ता किया कि जी हम इनको एतमाद का वोट, हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है, हम असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। तो गवर्नर को इसमें अपना आईनी रोल जो है वो अदा करना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर भी ऑन रिकॉर्ड था कि जी 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये गवर्नर का आईनी फर्ज था, ये कोई हरबा नहीं था या कोई हरबा अपनाने वाली बात नहीं थी। ये उसका फर्ज था कि सूरत हाल में वो चीफ मिनिस्टर से कहता कि भाई आप एतमाद का जो है वोट लें। उन्होंने एतमाद का वोट जो है वो लिया है। उसके उनके 10-12 लोग जो हमारे साथ राब्ते में थे, उनमें से कोई 5 लोग नहीं गए, 6-7 लोग जो थे उनको नाराज थे, उनको मना लिया जिस तरह से भी मनाया। और ये बात साबित हो गई कि ना ये उनकी नाराज़गी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा थी, जो ये बेहुदा बयानबाजी इमरान खान न्याजी साहब करते रहे या हस्बे आदत हस्बे साबक, और ना ही कोई उसमें जो है वो हमने किसी को ख़रीदा था, क्योंकि अगर ख़रीदा होता तो फिर तो वो वापस नहीं जा सकता था। इलेक्शन हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज से लड़ेंगे और जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो इंशाअल्लाह ताला हफ्ते 10 दिन में आपको मालूम हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून का वोटर, मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर जो है पूरी तरह से पुरजोश है और इस फितने से, इस फसाद से जो है वो हम मुल्क को जो है वो वोट की ताकत से बचाएंगे। चलें जी, लेट्स सी। जो हो गया वो तो हो गया राना साहब। अब जरा आगे की देखते हैं। अब इमरान खान जो है ऑब्वियसली वो पंजाब असेंबली तो तोड़ चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ देंगे। तो उन्हें हुकूमतों की एक प्रोटेक्शन जो है वो मुयस्सर थी, वो अब ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इसके बाद वफाकी हुकूमत उनकी गिरफ्तारी वगैरह जो भी सोचा हुआ था उसका इरादा रखती है या नहीं रखती? सियासी इंतकाम का कोई ऐसा निशाना बनाया गया तो ये अच्छी रिवायत होगी नहीं, लेकिन इस किस्म की फीलर्स जो हैं वो छोड़े गए हैं इन द पास्ट। देखें, ये तो पंजाब के अवाम को मुबारक हो कि पंजाब में पंजाब के सबसे बड़े डाकू बकौल जो है इमरान खान और फराह गोगी और पिंकी राज का जो है वो खात्मा हुआ, जिसने बैठा दिया पंजाब का भी और उसके साथ जो है वो मुल्क का भी, इंतज़ामी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी। तो अब इसके बाद ठीक है, KPK में जो है वो वाइट बुज़दार है, काला बुज़दार जाता रहा है पंजाब से, तो ये वाइट बुज़दार भी मेरा ख्याल है 1-2 दिनों में चला जाएगा। तो जहाँ तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का तल्लक है तो देखें, उनके केसेस अदालतों में हैं। अदालतें अगर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देंगी तो ज़रूर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अदालतें अगर उनकी नाहली करेंगी तो ज़रूर उनको नाहल किया जाएगा, और वैसे होना चाहिए। तोशा खाना के बाद, अल कादर ट्रस्ट के बाद अब कौन सी कसर जो है वो बाकी रह गई है, और जो इन्होंने किया है मुल्क के साथ, वो सारी चीज़ें जो है वो साबित हैं। उनके ऊपर न सिर्फ इनको जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए बल्कि नाहल होना चाहिए। तो अगर अदालत के हुक्म पे गिरफ्तार होते हैं तो फिर इसमें तो सियासी इंतकाम नहीं होगा। या तो ये है ना कि हम उनको बराह रास्त जिस तरह से वो हमारे साथ करते रहे झूठे केस डाल के, तो हम अगर कोई ऐसी बात करें तो फिर उसे आप कह सकते हैं सियासी इंतकाम। और सियासी इंतकाम इंशाल्लाह हम बिल्कुल नहीं लेंगे और ना ये मुनासिब बात है। बिल्कुल नामुनासिब बात है और होपफुली ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब।
होपफुली अगली दफ़ा जब आपसे गुफ्तगू हो तो आप ज़रा हाई स्पिरिट्स में हमें लगे भी, नज़र भी आएँ। बिल्कुल, ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज से और आवाज़ से भी पता चल जाता है राना साहब ऑब्वियसली ज़रा थके हुए हैं या हालात ने थका दिया है। अच्छा, सीनियर तजज़ियाकार सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब, आप बताइए, इमरान खान ने एक और सरप्राइज़ दे दिया, कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो क्या इस तरह PDM हुकूमत पर जनरल इलेक्शन की तरफ जाने के लिए आपको लगता है कि दबाव जो है वो बढ़ेगा, या एक तरह से मौजूदा असेंबली की मुद्दत जो है वो पूरी करने की गारंटी हो जाएगी? बस आपका क्या ओपिनियन, कि क्या लगता है क्या होगा? नहीं, एक तो अभी तक इस हवाले से इमरान खान ने कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया है और इसी तरह वो अपने बयानात और स्टांस बदलते रहते हैं। दूसरा, अब उनको एक मुश्किल ये भी होगी कि ये जो कौमी असम्बली के लोग मुस्ताफ़ी हुए थे तो उनके दबाव पे इमरान खान साहब से उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ तोड़वा दी। अब अगर MPAs को फ़ारिग कर दिया और MNAs को वो दोबारा अंदर आने देते हैं तो एक तो उन लोगों को भी एतराज़ होगा और इसकी वजह से उसकी पार्टी के अंदर टूट फूट का सिलसिला मज़ीद तेज़ होगा। दूसरा, मेरे ख़्याल में हुकूमत पे जो असल दबाव है वो अब इमरान खान उनके लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि वो ख़ुद हुकूमत की अपनी बैड और पुअर परफॉर्मेंस है और हुकूमत के अंदर जो एक चूचों का मुरब्बा बना हुआ है और पीपल्स पार्टी अपने लिए सब कुछ समेट रही है, JUI अपने लिए समेट रही है, नूर अपने लिए समेट रही है और वज़रा की एक फ़ौज बढ़ती हुई है और ना इकानमी उनसे काबू हो रही है और ना बाकी चीज़ें, वो हुकूमत के लिए एक थ्रेट है। इस चीज़ को अगर वाकई वो थ्रेट समझते तो फिर हुकूमत उनको असम्बली में वापस आने की मिन्नतें ना करते और फिर स्पीकर जो पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं वो इनके इस्तीफ़ों को तरखा के ना रखते और इसी तरह अपने साथ संभाल करके ना रखते, वो किसी भी वक्त उनको मंजूर करके रुखसत कर सकते हैं। अच्छा, इस लम्हा व लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल में एक चीज़ तो काफ़ी वाज़ेह आपने कहा, जो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है इनसे मुल्क नहीं चल रहा और ये आवाम को भी समझ आ गई है। मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है इस सूरत हाल में और हो रहा है मुसलसल, और इसकी बड़ी वजह मियाँ नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी को भी करार दिया जा रहा है। मियाँ साहब को खुद एहसास है, साफ़ी साहब आपका तो राब्ता भी शायद रहता ही है, कि वो खुद पार्टी को नुकसान पहुँचाने का बायस बन रहे हैं? देखिए, ये जो डैमेज हम लोग एक लिहाज से देखते हैं वो लोग दूसरे आईने में देखते हैं। मसलन जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उनकी पॉपुलैरिटी तो गिर रही थी, लेकिन इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किस हद तक गए और अब दोबारा हुकूमत में आने के लिए किस हद तक नहीं जा रहे, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक़्त पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद के मालिक थे। वो जिसको चाहते सज़ा देते, जिसको चाहते नवाज देते और मुल्क के सारे वसाइल उनके तसर्रुफ़ में थे। आप सिर्फ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल देख ले कि उन्होंने उसके ज़रिए कितना ख़र्चा किया है। तो हम लोग वोट या सपोर्ट या गली महल्ले में लोगों की राय के हिसाब से देखते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, अब देखिए कल तक शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहबा जेल में थी, हमज़ा शहबाज साहब जेल में थे। वो इस हिसाब से वो अगर देखते हैं तो आज शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमज़ा शहबाज साहब को जेल का कोई ख़तरा नहीं है, मरियम नवाज़ साहबा जेल से रिहा होके बरतानिया में अपने वालिद के साथ है। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब, पहले उन्होंने कितनी मुश्किल जेल काटी थी, अब उधर वो ठीक ठाक एक लेविश और प्रोटोकॉल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहीं से बैठ के अपनी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो जिसको प्रैक्टिकल और पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, तो उस लिहाज से तो मुस्लिम लीग नून अपने आप को नाकाम नहीं समझती और इसीलिए इमरान खान साहब ज़्यादा बेचैन हैं और इसीलिए वो ज़्यादा मुतमईन दिखाई देते हैं। बाकी पॉपुलैरिटी की बजाय बदकिस्मती से पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों की ये राय बन गई है कि अगर मुल्क के मुक़्तदिर हल्के आपके साथ हैं तो फिर बाकी सब चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब कभी उनको अपनी तरफ लाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं और कभी उनकी मिन्नत तरला करते हैं। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्मीनान की इस वक्त वजह एक ये है कि वो एक समझते हैं कि इस वक्त के मुक़्तदिर हल्के उनके साथ हैं। हाँ, जहाँ तक अवामी हल्कों में ताल्लुक़ है तो ज़ाहिरी बात है कि महंगाई, बेरोज़गारी और ख़राब मईशत की वजह से वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी
और हत्ता कि JUI बाकी सब इस हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ काफ़ी मुतासिर हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका साफ़ी साहब। अच्छा, एक बात बाय द वे साफ़ी साहब ने जो कही थी ना, ये मुल्क से बाहर बैठे हुए बड़ी अपनी लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं और वैसे मुल्क मतलब कि ख़त्म हुआ होता है और उसको चला भी रहे होते हैं। ये मॉडल बहुत बुरा है। ये अल्ताफ़ हुसैन के वक्त भी विद MQM ये इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। इट्स अ बैड मॉडल, इट्स अ बैड प्रेसिडेंट टू सेट एंड डेफिनेटली नवाज शरीफ इस वक्त जो लंदन में बैठे हुए हैं, कितने अरसे से, अब मरियम भी वहाँ पहुँच गई हैं, दिस इज़ व्हाट इट सीम्स। अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन फाइनली इन केस यू डोंट नो, कराची के 235 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बल्दियाती इंतखाब में रिजल्ट फाइनल हो गया है। दिस इज़ इट, इसके बाद नहीं आएंगे। 11 पे एक्चुअली कैंडिडेट्स की डेथ के बायस, उनकी वफात के बायस इंतखाब नहीं हुआ था, इसलिए 235 के ही नताइज थे जो अब मुकम्मल कर लिए गए हैं। सो इनकेस आपको लग रहा हो ना कि सिलसिला चला ही जा रहा है, खत्म हो गया। जॉयलैंड जो है ना मूवी, वो भाई कमाल करती चली जा रही है, मतलब कि उसकी उड़ान में कोई इस तरह रुकावट नहीं है। और अब एक और एक्कोलेट जो उनको मिला है, वो उनका जो मेन लीड है जॉयलैंड का, जिसका नाम है अली जुनेजो, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड अगेन। अच्छा जी, अमेरिका में एक मशहूर फिल्मी मेला होता है पाम स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल। इसमें एक बड़ा अवार्ड इन्होंने जीता है। पाम स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से फिल्में पेश की जाती हैं और इस बार पाकिस्तान से जॉयलैंड भी पेश की गई। आपको पता है ना, अकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्टेड है, एक स्टेज आगे भी चली गई है। खैर, इस पाम स्प्रिंग फेस्टिवल में अली जुनेजो ने दुनिया भर के अदाकारों को मात देते हुए बेहतरीन इंटरनेशनल अदाकार का अवार्ड किया है अपने नाम। कंग्रेचुलेशंस टू अली। वैसे अगर आपने फिल्म देखी है और आपको फिल्म पसंद आई हो ना आई हो, चलो वील नॉट टॉक अबाउट दैट, लेकिन एक्टिंग बड़ी कमाल की थी अली की। सो डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर और मेरा ख्याल है कि दुनिया ने भी ये मान ही लिया है। अच्छा जी, कल हमने आपको जाते जाते बताया था, लेकिन हम आपको फिर बताएंगे, याद दिलाएंगे, पर्टिकुलरली उन इलाकों में जहाँ पे अभी भी कुछ इबाम है इस सिलसिले में। सो आप अपने तमाम इबाम दूर कर लीजिए। शरई लिहाज से, माशरती लिहाज से, अखलाकी लिहाज से आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों को इस बीमारी से महफूज रखें। पोलियो की हम बात कर रहे हैं, वरना खुदा न खास्ता अगर ये जरासीम आपके बच्चों को अफेक्ट कर गया तो क्या आप अपने आप को कभी माफ़ कर पाएंगे? बिल्कुल। आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि पोलियो के खिलाफ 2023 की पहली मुल्कगीर मुहिम कल से शुरू हो चुकी है और मुहिम के तहत 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और ये मुहिम 2 मुख्तलिफ मराहिल में शुरू की जा रही है। और पोलियो फ्री पाकिस्तान हम सबकी ऑब्वियसली मंजिल रहा है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस एक साल अच्छी होती है और फिर अगले साल अच्छी नहीं होती है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि 2021 में मुल्क में सिर्फ 1 पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ था। अब्दुल्ला, कैन यू इमेजिन? 2021 की बात हो रही है, लेकिन 2022 में पोलियो के 20 केसेस जो थे वो रिपोर्ट हो गए। तो लिहाजा इसको चलाते रहना पड़ेगा फॉर इट टू गो टू ज़ीरो। अच्छा जी, वालिदैन से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ अगर आपके घर पर दस्तक हो तो ये ज़िंदगी की दस्तक है, इसको वापस ना मोड़ें। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के कोऑर्डिनेटर फोकल पर्सन डॉक्टर शहजाद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुल्कगीर मुहिम शुरू की गई है, कब तक जारी रहेगी? कितने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने का टारगेट है? ज़रा इसके सेलेंट फीचर्स बताएँ आप। पूरे पाकिस्तान में पोलियो की एक मुल्कगीर मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को, जिनकी तादाद तकरीबन 44.3 मिलियन है, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके साथ साथ उनको उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए विटामिन ए की अज़ाफ़ी खुराक भी दी जाएगी। ताहम कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की वजह से ये कैंपेन आज से शुरू नहीं हो रही और इन 2 शहरों में पोलियो की कैंपेन 23 जनवरी से शुरू होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, 2-4 साल पहले तक ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में पोलियो कंट्रोल हो गया है, कंट्रोल में आ गया, लेकिन फिर केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो क्या आप इसको किसी की कोताही कहेंगे या कोई और इसकी वजह है, क्योंकि हम काफ़ी पीछे चले गए? जी, 2 साल पहले यानी कि 2020 और 2021 में पाकिस्तान में पोलियो का सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ था। ताहम उस अरसे में माहौलियाती नमूनों में साउथ KPK और ख़ासकर बन्नू और नॉर्थ वज़ीरिस्तान वग़ैरह में पोलियो के जरासीम पाए जा रहे थे और उसकी वजह से 2022 में नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान में 6 महीने में पोलियो के 22 केसेस हुए। ताहम
अब उस सूरत हाल पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। यस, हम एक बड़ी कामयाबी से फिर थोड़े से पीछे चले गए थे, लेकिन ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब तक हम पोलियो वायरस को सिर्फ केसेस ही नहीं, माहौलियाती नमूनों में भी वायरस को ख़त्म नहीं करेंगे, पोलियो का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहेगा। केसेस भी ख़त्म करने हैं और सीवेज के नमूनों में जो वायरस आता है उसको भी ख़त्म करना है। क्या लगता है आपको इस साल के आखिर तक आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, आप और आपकी टीम? कि हमने तैयारी की है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद इसका इफ्तिताह किया है और वज़ीर सेहत जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब खुसूसी तौर पे ख़ुद इस कैंपेन की निगरानी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये हमारी कैंपेन बहुत अच्छी होगी। इससे पहला जो हमारा राउंड था वो भी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मकसद सिर्फ एक अच्छी कैंपेन करना नहीं है, बल्कि इस वायरस को पूरी तौर पे पाकिस्तान से ख़त्म करना है। और हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि वायरस पूरे पाकिस्तान से सिर्फ साउथ के PK यानी कि DI खान डिवीज़न्स और बन्नू डिवीज़न में महदूद हो गया है, तो इंशाल्लाह इस साल हम इस वायरस को, इस कॉर्नर वायरस को इन अजला से भी साफ़ करके पूरे पाकिस्तान को इस साल के एंड तक ज़ीरो पोलियो पे ले आएंगे। होपफुली जी, इंशाल्लाह। और इसमें सर्टनली जितनी कंट्रीब्यूशन मीडिया से चाहिए होती है हम तो पहले भी करते रहे हैं, अब मज़ीद करेंगे। डॉक्टर शहजाद बेग हमारे साथ मौजूद थे और यही हम तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करेंगे जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है या सुना जा रहा है कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ये जुल्म ना करें कि आपके घर तक कुछ लोग आ रहे हैं आपके बच्चों को एक बीमारी से बचाने के लिए और आप उनको घर से वापस भेज रहे हैं। विच मेक्स यू वंडर ना कि मतलब हमें ज़्यादा फिक्र है आपके बच्चों की और आपको भी होनी ही चाहिए ना। मतलब इतना भी क्या इंसान ढीठ हो के बस जो मान लिया वो मान लिया और हम नहीं कतरे पिलवाएंगे। डू इट। अब तो इतने साल गुजर गए, अब तक तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी आप लोगों को इसके बारे में, लेकिन अगर अभी तक नहीं करवाए तो प्लीज़ कतरे पिलवाएं बच्चों को। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में किसी भी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी 93 सीट्स जो है नशिस्तें जीत कर शहर की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है और उसके बाद जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ और दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है तहरीक इंसाफ जिसके पास 40 सीटें जो हैं। अब सवाल यह है कि कराची के मेयर का ताज किसके सर पर सजेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इन बल्दियाती इंतखाबात में। अब इसकी क्या वजूहात हैं? ऑल्दो जमात इस्लामी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिहाइयों बाद कराची से इतनी सीटें जीती हैं। क्या होगा क्या नहीं, जमात इस्लामी के साथ काम करने का इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दे चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी भी गुज़श्ता रोज़ इस सिलसिले में बता चुके हैं कि वो जमात इस्लामी से सबसे पहले रब्ता करेंगे। लेकिन साथ ही आपको बताएं कि इंतखाबी नताइज की ताख़ीर ने इलेक्शन की शफाफियत पर कई शकूक व शुबहात जो हैं वो पैदा किए हैं, लेकिन अवाम बहरहाल इस पर खुश है कि उन्हें बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका तो मिला और जमात इस्लामी कराची के अमीर और मेयर के उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर रहमान ने तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत के ऑप्शन खुले रखे। पहली हमारी प्रायोरिटी तो ये है कि अल्लाह करे कि ये नंबर्स इतने हो जाएं और रिजर्व सीट्स मिला के हम सादा अक्सरियत में आ जाएं। सादा अक्सरियत में आने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है कि जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला सबके साथ चलेगी और सबको साथ लेकर चलेगी। इसमें हम तखसीस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा होगा कि हम अपने कैंडिडेट को पेश करें और ये दोनों पार्टियाँ हमारी अक्सरियत की बुनियाद पर इसको कबूल कर लें, तो ये सबसे आइडियल पोजीशन है। अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारी पार्टी मुशावरत भी करेगी और हमारा राब्ता दोनों पार्टियों से भी होगा। लेकिन साथ ही हाफिज़ नईम ने यह भी कहा कि पहले जो मामलात सेटल नहीं हुए उन्हें सेटल किया जाए और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बराह रास्त इस पे मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उनकी निगरानी में या उनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है या हुआ है या उनसे उनके मुताबिक जो उनकी अक्सरियत थी वो छीनी गई है। अब इसी पे बात कर लेते हैं, लेकिन हम अली जैदी साहब ने भी आपको पता है कि शदीद रिगिंग के इल्ज़ामात लगाए हैं और इलेक्शन कमीशन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका क्या कहना है ये सुनिए। अब अगर जो कल हुआ कराची में उसको अगर कोई इलेक्शन कहता है, जो भी कहता है,
उससे बड़ा अहमक या झूठा मैंने नहीं देखा, क्योंकि कल फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो गया, फेल भी हो गया, बल्कि धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंटेम्प्ट लगाते हो, बिस्मिल्लाह करो, लेकिन तुम डायरेक्ट धांधली में मुलव्विस हो, क्योंकि पूरा दिन मीडिया की स्क्रीनों पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब तो हर चलता फिरता आदमी जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो एक टीवी स्टेशन होता है, सारी दुनिया ने देखा कि कल पूरा दिन क्या होता रहा। अच्छा जी, अब ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की लीडरशिप, जो कितनी नज़र आई है आपको अपने इलाकों में काम करते हुए, या आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और गुज़श्ता 3.5 पौने 4 साल में इमरान खान साहब जिन्हें कराची ने मुतअद्दिद MNAs और 22 MPs दिए थे गालिबन, और 14 MNAs दिए थे, वो 5-5 घंटे के लिए बमुश्किल 5 दफ़ा ही आए। और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में कोई कमाल हो जाता तो शायद उनकी गलतफहमी है, लेकिन स्टिल हम ये समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात रिफ्लेक्शन नहीं है आने वाले जनरल असम्बली के इंतखाबात की, तो वहाँ पे नताइज इसके बिल्कुल उलट भी आ सकते हैं, बिकॉज इनकी डायनामिक्स कुछ और होती हैं और नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली के इलेक्शन की डायनामिक्स बिल्कुल और। इसी पे हम बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, तमाम ही पार्टियों ने आई गेस एक्सेप्ट यू इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस प्रोसेस और जितनी देर लगी है इंतखाबी नताइज आने में, इस पे रिजर्वेशंस हैं या आप लोग मुतमईन हैं? अब्दुल्ला, एक तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो इंतखाबी नताइज में ताख़ीर हो रही थी उस पर बिल्कुल तशवीश थी। और जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने इलेक्शन के दिन रात में ये ऐलान किया कि जी उनको नताइज नहीं मिल रहा है और वे धरना देंगे, तो मैंने खुद उन्हें फ़ोन किया और बताया कि जनाब ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, ये हमारे साथ भी हो रहा है और हमारे उम्मीदवार भी इस बात पे परेशान है और हमें राब्ते कर रहे हैं। जब मुझे हमारा कोई उम्मीदवार राब्ता करता था कि ये मुश्किल है, नतीजा नहीं मिल रहा, तो फिर मैं जो मुतल्लिक ऑफिसर्स हैं उनसे भी राब्ता करता था और उन्हें पूछता था कि जनाब ये क्या वजह है, क्या सूरत है, क्यों ये नताइज में ताख़ीर हो रही है। तो खैर उन्होंने जो वजह बताई वो तफसील से बता चुका हूँ मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। आज भी जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये एतराज़ उठा रहे हैं कि उनकी कोई 8 नशिस्तें हैं जो समझ रहे हैं कि जी छीन के दे दी गई हैं, मैं आपको बताऊं कि पूरे शहर में दर्जनों पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उनके नताइज में भी जो है वो कोई ना कोई चेंज हुआ है और वो रिकाउंट के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। अब मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, जो मैं सुन रहा था कल, वो सारा कह रहे थे पीपल्स पार्टी हमारी नशिस्तें वापस कर दे। भाई पीपल्स पार्टी ना नशिस्तें ले सकती है ना नशिस्तें वापस कर सकती है। अगर आपके पास शवाहिद हैं और आप समझते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो ये आपका हक है कि आप जो भी अवेलेबल कानूनी फोरम्स हैं वहां पर जाएं, रुजू करें और वहां से रिलीफ लेने की कोशिश करें। सिमिलरली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी हक है कि उनके साथ जहां कहीं वो समझते हैं कि ज्यादती हुई है और उनका नतीजा दुरुस्त नहीं है, हम जा रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर, हम रिकाउंटिंग की दरख्वास्त भी दे रहे हैं और जो और तरीक़ेकार हो सकता है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे उम्मीदवारों को भी तसल्ली हो कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जिस अंदाज में ये पूरी कंपेन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी पीपल्स पार्टी ने कोई बहुत बड़ी धांधली कर दी कराची शहर में, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में सारी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ जी। अब्दुल्ला, कराची में 7 जिले हैं। मलीर का जिला पूरा पीपल्स पार्टी ने जीता हुआ है, सारे MPs हमारे हैं, सारे MNAs हमारे हैं। हमने वहाँ 30 में से 20 नशिस्तें जीती हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उस पर लोगों को क्यों हैरत हो रही है। डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी में हमारे पास 2 MNAs, वहाँ की 2 सीटें दोनों हमारे पास हैं। वहाँ हमने 32 में से 25 सीटें जीती हैं। मुझे नहीं पता उस पर क्यों हैरत है। लियारी पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है 2018 में दांधली हुई थी, वहां अगर 12 में से 11 नशिस्तें ने जीत ली हैं, उसमें मुझे नहीं पता क्यों लोगों को हैरत हो रही है। आप अगर कल फॉलो करें, कल या परसों, तो एहतजाज कहाँ हो रहा था? एहतजाज हो रहा था कोरंगी में DRO ऑफिस के बाहर, जहां से पीपल्स पार्टी ने 37 में से सिर्फ 5 सीटें जीती। एहतजाज हो रहा था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में DRO ऑफिस के बाहर, जहां पीपल्स पार्टी ने 45 में से सिर्फ 3 नशिस्तें जीती हैं। अब अगर DRO सेंट्रल आप समझते हैं गलत कर रहा था, तो भाई हमारी नशिस्तें 3 नहीं 30 होनी चाहिए थी। कोरंगी में हमारी 5 ही होनी चाहिए थी, 20 होनी चाहिए थी। इवन सदर टाउन में 13 UCs हैं, हम तवक्को ये कर रहे थे कि हम 7 या 8 जीतेंगे, हम वहां से 4 जीते हैं।
तो अगर शहर की ये डायनामिक्स आप जहां बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हाफिज नईम भी इस शहर के रहने वाले हैं। अगर सेंटर में आप 45 में से 3 जीतते हैं और सेंट्रल वो अपने आप का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते हैं, तो ये डायनामिक्स तो उनको भी समझ में आनी चाहिए। तो फिर क्यों वो आप पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे तो वो इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मुताबिक बेनिफिशरी है, सो इसलिए वो आप पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, एक तो मैं गुजारिश कर दूं आपसे कि इस वक्त पूरे शहर के जो नताइज आए हैं ना, हमारे लिए जो सबसे गैर मतवक्के नताइज हैं वो जमात इस्लामी के हैं कि उन्होंने हमारी तवक्कुल से ज़्यादा नशिस्तें ले ली हैं। लेकिन शायद हाफिज साहब पहले से ये माइंड बना बैठे थे कि उनको बहुत वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी और वो मेयर कराची बन जाएंगे, जो शायद थोड़ा सा जब उनके नंबर्स कम हुए उनकी तवक्कुल के मुताबिक तो थोड़ा सा उनको धचका लगा होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जितनी मेहनत की है पिछले कई बरसों में, अब्दुल्ला आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि कोई जमात की तंजीम शायद इतने एफर्ट्स नहीं कर रही होगी ग्राउंड पे जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमने पिछले कई सालों में कराची में बहुत काम किए और ये ट्रेंड आप देखें, जो बाई इलेक्शन हुए हैं कराची में, पीपल्स पार्टी का वोट उसमें बड़ा है, उसमें इजाफा हुआ है। अगर जमात इस्लामी की ये वेव थी जो वो समझते हैं, तो हैदराबाद में कहाँ चली गई है? पीपल्स पार्टी तो हैदराबाद में भी जीती है, पीपल्स पार्टी तो कराची में भी जीती है, पीपल्स पार्टी बाकी सिंध के इलाकों में भी जीती है। तो हमारा अगर रिजल्ट बेहतर आया है तो मैंने आपको ब्रेक का बता दिया। अब अगर जो हाफिज साहब कहते हैं कि 8 नशिस्तें हमारी ले गए, और अली नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अली साहब का, हाफिज नईम साहब का कहना है कि वो अच्छा, अली जैदी पे भी आप कमेंट अपना कंप्लीट कर लीजिएगा साथ में। अच्छा जी अच्छा, वो हाफिज साहब कह रहे हैं कि उनकी 8 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ले गई। अली जैदी कह रहा है कि उनकी 40 नशिस्तें जो पीपल्स पार्टी ले गई है। तो भाई अगर 48 निकाल दें 93 में से, तो हम तो आगे 45 पे खड़े हो गए। अब मुझे बताइए कि कराची शहर में कम से कम इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं कि पीपल्स पार्टी आराम से 70-80 नशिस्तें जीत सकती है, और मैंने आपको ब्रेकअप उसका बता दिया है। अली जैदी साहब को बेसिकली डांट पड़ी है बड़ी शदीद इमरान खान। अच्छा गनी साहब, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, विच इज ग्रेट। आप कहते हैं कि इतने सालों से काम हो रहा है, ऑब्वियसली वो हमें ही मिलनी थी सारी नशिस्तें, लेकिन हाफिज साहब कहते हैं कि हम रिकाउंट कराना चाहते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं रिकाउंट कराने में, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? फिर देखिए, रिकाउंट मैंने नहीं कराना, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराना है। रिकाउंट जो है वो गालिबन आरओ का इख्तियार होता है या डीआरओ का होता है। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा इस प्रोसेस में? नहीं भाई, बात ये है कि मुझे तो एतराज इस बात पे भी नहीं, और मुझे उम्मीद है कि जहां जहां हम रिकाउंट की दरखास्त देंगे उनको भी एतराज नहीं होगा। ये तो मैंने कहा ना, सबका हक है। अगर पीटीआई को कहीं एतराज है, पीपल्स पार्टी को कहीं एतराज है, जमात इस्लामी को कहीं एतराज है, और वो रिकाउंट में जाते हैं, कोई फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ना मुझे। अच्छा, अब गनी साहब, अब मेयर कौन होगा ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि जमात इस्लामी और पीटीआई भी अगर कोएलिशन करते हैं तो वो इस पोजीशन में होंगे कि वो अपना मेयर ला सकें, या जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के लिए भी कोएलिशन के साथ भी कोएलिशन कर सकती है। क्या चांसेस, या आपकी कोशिश तो होगी, आप बयान कर चुके हैं कि जमात इस्लामी से आप रब्ता करेंगे, लेकिन अगर जेआई और पीटीआई कोई कोएलिशन बनाते हैं तो आप तो मेजॉरिटी पार्टी हैं, आप तस्लीम कर लेंगे या आप कुछ करेंगे, हाथ पैर मारेंगे इस सिलसिले में? देखिए अब्दुल्ला, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारा हक भी है, और ये एक ह्यूमन साइकी भी है कि अगर किसी के पास अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी नहीं बल्कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, तो उसका राइट है कि वो एफर्ट, तो हम एफर्ट्स करें कि जी हमारा मेयर आए, और हम करेंगे। लेकिन अगर जमात इस्लामी से बातचीत करते हैं, और मुझे नहीं पता कि उसका नतीजा क्या निकलता है, किस नतीजे पर पहुंचते हैं और क्या सेटलमेंट होता है या नहीं होता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में आ जाए। और अभी देखें, जो इलेक्शन हुआ है, इसके नतीजे में जो नतीजा आया है, उसके बाद अब रिजर्व सीट्स के ऊपर भी इलेक्शन होने हैं। वो नताइज जब सामने आएंगे फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट नंबर जो हैं वो किस पार्टी के कितने हैं। मुझे उम्मीद है कि जो दीगर जमातें जीती हैं, जमात इस्लामी के अलावा और पीटीआई के अलावा, जो छोटी हैं, जिनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, हम उनसे भी रात में, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, और हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके। अच्छा, मेयर की कोशिश तो आप करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जमात इस्लामी सामने आई है, तो आपकी कोशिश ये होगी कि अदर पार्टियों से रब्ता करने से पहले आप जमात इस्लामी से कोई सेटलमेंट पे पहुंच जाएं, डिप्टी मेयर के लिए में भी, या अगर वो प्रपोज करें कि जी मेयर उनका हो, डिप्टी मेयर पीपी का हो, तो आप इस पर भी गौर कर सकते हैं या नहीं? देखिए, जब बात हम करेंगे तो यकीनन मेरा ख्याल है कि अभी इस हद तक तो बात नहीं पहुंची, राब्ते तो हमारे हैं। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उनका मेयर हो, जमात इस्लामी चाहेगी कि उनका मेयर हो। अब किस नतीजे पर हम पहुंचते हैं, क्या इत्तेफाक होता है, वो तो अभी कहना मेरे लिए बड़ा कब्ल वक्त होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जमात इस्लामी के साथ बैठकर इस मसले को हल करें, और जहां उनके एतराज आते हैं, उनके पास फॉर्म मौजूद है, वो करें, उसको हम नहीं रोकेंगे उससे।
बट पीटीआई से बातचीत इज आउट ऑफ क्वेश्चन। जी, वो मेरा ख्याल है इस लायक ही नहीं है कि उनसे बात की जाए। अच्छा, अब हुमा बड़ी कंसर्न है कि शहर के कौन से मसाइल हैं, चूंकि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आए हैं। बिल्कुल, अब जरा दोबारा से आइडेंटिफाई कर दें ताकि एक वादा भी हो जाएगा और हम फिर आपसे पूछते भी रहेंगे कि क्या चीज़ें थी जिनको आपने सबसे पहले एड्रेस किया नाउ दैट यू आर इन अ पोजीशन करना है। वो देखिए कराची में, चूंकि कराची दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, तो यहाँ के मसाइल भी बहुत ज़्यादा और गंभीर हैं। मैं ये समझता हूँ कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। कराची में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें खैर हमने आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत नाकाफ़ी है और उसमें मज़ीद हमें बेहतरी करने की ज़रूरत है। कराची के शहरियों को कुछ इलाके हैं जहाँ पानी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी जितना उनको दरकार है उतना उनको मुयसर नहीं है। हम उस पर भी कोशिश करेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बहुत सारे मसाइल हैं। जो सीवरेज का सिस्टम है वो बहुत पुराना हुआ है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये मेजर इश्यूज हैं कराची के, जिसको हमने एड्रेस करना है। लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ साथ लोगों की तफरीह के लिए पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं और जो रिक्रिएशन के जगह होती है वो भी ठीक अबाउट एक सजेशन जिस पे वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए टू क्रिएट अ सेफ सिटी एनवायरनमेंट, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह का तो आपको पता ही है कि क्या हाल हो चुका है। अब तो अरूज पे बात जा चुकी है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो भी सिटी गवर्नमेंट संभालेगा उसको सबसे पहले तो इसको हैंडल करना है और इसको करेक्ट करना है सिचुएशन को। तो सेफ सिटीज के हवाले से क्या कहेंगे? एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो केएमसी के उसमें आता नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो अंडर एग्जीक्यूशन है, उस पर काम हो रहा है। गनी साहब बहुत सालों से ही काम हो रहा है, वो सेफ सिटी के कैमरे लग के नहीं दे रहे। वाकई हो रहा है, अब वाकई हो रहा है। अब वाकई हो रहा है। चलें, we'll take your word, क्योंकि और भी बहुत सारे काम एक्चुअली हुए भी हैं और नज़र भी आए हैं। मे बी उसकी रिफ्लेक्शन है जो इंतखाबी नताइज हैं। हैदराबाद में आप लोगों ने सियासी तारीख बदली है, सो हैदराबाद के हवाले से क्या बेहतरी लाने का इरादा है, क्योंकि वहाँ तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हैदराबाद यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और वहाँ भी कभी हमारा मेयर नहीं रहा और हैदराबाद के लोगों ने भी हम पर एतमाद किया है, जिस पर उनके शुक्रगुजार भी हैं। हैदराबाद के मसाइल भी सिमिलर ही हैं कराची से। कराची बड़ा शहर है, वो छोटा है, लेकिन बहरहाल इशूज़ वहाँ हैं। और वहाँ भी मैं आपको बता दूँ पिछले कई बरसों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेवलपमेंट के काफ़ी काम किए हैं। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी हद तक हमने इम्प्रूव किया है और हम कोशिश करेंगे कि मजीद वहाँ जो इशू, जो मैंने कराची के इशूज़ बताया ना मेजर, डेफिनेटली वहाँ भी वही प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसपोर्ट का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। तो इंशाल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेंगे और हल करेंगे। बट आपकी कोशिश होगी कि आप ही कराची में मेयर के लिए अपनी कोशिश या अपने हाथ पैर मारें। अगर जमात इस्लामी PTI किसी किस्म का इत्तेहाद करने की कोशिश करते हैं तो आप उस सिलसिले में कोई हिकमत अमली लेकर आएंगे मुकाबिल? अब्दुल्ला, देखें, एक तो हर जमात का अपना राइट है कि वो किसके साथ जाती है। हम किसी पे जबर नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं। हमारा ये राइट है कि हम कोशिश करें कि अपना मेयर लाएं। जमात इस्लामी की कोशिश होनी चाहिए कि अपना लाएं। इवन PTI वो एफर्ट कर सकती है कि वो भी जमात के साथ या किसी के साथ मिलकर अपना मेयर लाए, तो उसको रोका नहीं जा सकता है। इवन नून लीग के अगर साथ है तो वो कोई, अगर परवेज इलाही 10 मेंबरों के साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकता है, कोशिश की बन गया, यहाँ भी कोई कोशिश कर सकता है कि बन जाए। तो कोशिश तो हर आदमी कर सकता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ज्यादा नंबर्स किसके हैं। और मेरा ख्याल है कि उसूली तौर पर तो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, लेकिन अभी कबल वक्त होगा है ना, हम इसमें भी काफी स्टेजेस से हमें गुजरना है। आपके कैंडिडेट कौन होंगे मेयर के लिए, ये डिसाइडेड है क्या? नहीं, अभी बिल्कुल डिसाइड नहीं हुआ। अभी इस पर बात होगी और यकीनी तौर पर कोई 4-5 नाम आएंगे जिस पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब। थैंक यू जी। सो कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हर जमात का हक है। लेकिन गनी साहब ने हर जमात का हक है। अब जमात इस्लामी के पास ऑप्शंस हैं कि वो PTI के साथ इत्तेहाद करती है या फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है। पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस हैं कि दीगर जो छोटी जमातें हैं जिनकी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अपना नंबर पूरा कर लेगी। रिजर्व और ख़वातीन और अक़लियतों की सीटें मिला के तो वहाँ उनके लिए भी मौका बन सकता है। सो लॉट इज़ येट टू बी सीन जहाँ तक कराची के लोकल बॉडीज़ सेटअप का ताल्लुक है। ऑफ कोर्स वील कीप यू अपडेटेड ऑन दैट एज वेल। लेकिन मूविंग ऑन जी, फुटबॉल की आलमी तंजीम FIFA की जानिब से साल 2022 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ियों की नामों का ऐलान कर दिया गया है और ये अब्दुल्ला का टेस्ट होगा कि ये नाम लेके हमें बताएंगे कि कौन है और कौन प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स की 14 नामजदगियों में वर्ल्ड कप जीतने वाले अर्जेंटाइन के सुपरस्टार, दुनिया के सुपरस्टार अर्जेंटाइन के क्या लायनल मेसी। ये इजी था। हाँ, ये तो गेस भी कर सकते थे हम।
और उनके साथ ही जूलियन एल्वारेज भी शामिल हैं इसमें। फ्रांस के एम्बापे और करीम बेंजेमा जो हैं, और ब्राज़ील के नीमार और मिस्र के मोहम्मद सालाह समेत मशहूर खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। इन 14 फुटबॉलर्स में से मैंने नहीं वैसे सुना, बट एनीवे मेरा एक दोस्त है, उसने अपने बेटे का नाम रखा। बहुत से लोगों ने जो फुटबॉल के शौकीन लड़के थे ना, वो 2020s ऑनवर्ड्स जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से काफ़ी बच्चे आपको मोहम्मद सालाह एक नाम तो आपने बताया ही नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आपने मिस कर दिया। तो ये भी आपको बताने की जरूरत वो थी। नॉमिनेट ही नहीं हो सके, इसलिए मैंने मिस कर दिया था। 14 फुटबॉलर्स में से एक नाम ऐसा है जिसको सबने मिस किया, वो एक्चुअली क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ही था। ऑल्दो 2016-17 में फीफा के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड, यही तो सारी खबर थी कि वो 16-17 में बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता था। इस मरतबा वो नॉमिनेटेड भी नहीं थे। दिस इज द न्यूज़। Like he's doing a lot better for himself, so it doesn't really matter, does it? अब बेटर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ही इज डूइंग अ लॉट फॉर हिमसेल्फ लॉट फॉर हिमसेल्फ। और फिर उनका कहना है ना, बाकी जो करना था, जो दुनिया एक्सपेक्टेशन रखती है, वो कर चुके हैं ना। नाउ ही हैज टू। और ये तो आपको पता ही है कि इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक मसला है, लेकिन भारत में तो ये किसी और ही लेवल पर जा चुकी है बात। और यहाँ इस्लामोफोबिया को रियासती जो है वो सरपरस्ती भी हासिल है, और मुस्लिम कुशी की बाकायदा कोशिशें भी हो रही हैं। हुक्मरान बीजेपी की RSS ने मुसलमानों की ज़िंदगी जिस तरह से मुश्किल बना रखी है, उस पर फिल्मसाज शहजाद हमीद अहमद ने एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है इन बैड फेथ। और इस डॉक्यूमेंट्री को दुनिया भर में बड़ी पजीराई मिल रही है। लंदन फिल्म अवार्ड्स में बड़ा एजाज़ भी अपने नाम किया है, और भारत के मौकर तरीन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस काम की तारीफ की गई है, जिसके कारईन ज़्यादा होते हैं। खैर, मोस्ट रेड बेसिकली आप कह रहे हैं। फिल्मसाज शहजाद हमीद अहमद हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बताइएगा शहजाद, सर्टनली ये मसला तो दहाइयों पुराना है, ऑल्दो मोदी सरकार के आने के बाद ये मसला बढ़ भी गया और उजागर भी ज़्यादा हुआ। अभी भी मुसलमानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। हर रोज़ कोई बिल्डोज़र लेकर पता नहीं पहुंच जाए आपका घर गिराने के लिए, इसी खौफ में सोते हैं रात को। इस मौजू पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल कैसे आया, और ये काम कितना मुश्किल साबित हुआ आपके लिए? मैं एक ऐसा फिल्म साज हूँ जो कोशिश करता है कि वहाँ पे जाके लोगों से मिल के फिल्मिंग की जाए, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो इश्यूज़ की। बट क्योंकि इंडिया में वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल था, तो मुझे रिमोटली इसको फिल्म करना पड़ा। तो इस मौजू को इसलिए चुना क्योंकि अमेरिका के अंदर जो US कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कि इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। और दूसरी जो एक स्वीडन बेस्ड वी-डेम इंस्टीट्यूट है, उसने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें इंडिया को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का खिताब दिया गया कि इसमें यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, और इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो अंडर थ्रेट है मोदी गवर्नमेंट और RSS की राइज की वजह से। और जितने भी हमले हम सुनते हैं कि मुसलमानों पे और क्रिश्चियंस पे हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पे हो रहे हैं इंडिया के अंदर, फ्रॉम द हिंदुत्व बॉडीज़ लाइक विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। तो इस वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का फैसला किया गया, और हमने काफ़ी BJP और RSS के लीडर्स के साथ हमने इंटरव्यूज़ किए, और जब उनको ये पता लगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ तो वो बैकआउट कर गए, उन्होंने इजाज़त नहीं दी है इंटरव्यू एयर करने के लिए। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, 8 महीने लगे, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया, डेथ थ्रेट्स मुझे मिले इंडिया की तरफ से, और बहुत सारे आप अगर YouTube पे कमेंट्स भी देखेंगे तो मुझे हिंदू फोब कहा गया, मुझे एंटी हिंदू कहा गया, या एंटी इंडियन कहा गया। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे तो मैंने इंडिया की सेकुलरिज्म की बात की, मैंने इक्वल राइट्स की बात की। नो डाउट द फिल्म मेड वेव्स, और आपकी फिल्म को तो एक अवार्ड भी मिला, दुनिया भर में पज़राई हुई, और ख़ास तौर पर इंडियन प्रेस में भी बहुत तारीफ हुई। ये बड़ी अनयूजुअल बात है। तो इस इंडियन प्रेस के रद्द अमल की आपको तवक्को थी कि वो भी पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। जब ये डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट हुई, YouTube पे आई और बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आई, तो खदशा ये था कि इंडिया से बहुत सारी हेट मेल आएगी, बहुत सारी नफरत मेरी तरफ डायरेक्ट की जाएगी, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिएक्शन आएगा। लेकिन उसके बरक्स बहुत सारी तारीफ की गई इंडियन प्रेस के अंदर। आपने शायद देखा हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा
इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक बाकायदा मुझे प्रोफाइल किया गया और इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया गया कि ये कैसे बनी और ये कौन फिल्म मेकर हैं। तो इंडिया की तरफ से मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आई। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक्डइन और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड किया, मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि बात यह है कि इंडिया के अंदर एक मेजॉरिटी है जो बिलीव करती है इंडिया के सेकुलरिज्म के ऊपर, और मैंने उसकी बात की और इस वजह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हाल और दूसरी तरफ जो आरएसएस और जो बीजेपी की जो एक्सट्रीमिज्म है वो एक माइनॉरिटी जो लोग हैं वो एक कर रहे हैं, और जिस वजह से जो मेजॉरिटी है वो अभी भी इंडिया में वो अपनी सेकुलरिज्म को उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, और ये डॉक्यूमेंट्री वो बात करती है जो वो सुनना चाहते थे। अच्छा, आपका मौजू इस्लामोफोबिया बड़ा अहम है और इंडिया में तो जाहिर है कि ये इंतहा है कि हर दिन मुसलमानों के लिए भारी है, लेकिन दुनिया भर में भी मुसलमानों को इस मसले का सामना है। आपकी नज़र में इस इशू का खात्मा कैसे मुमकिन है? इस वक्त प्रॉब्लम ये है दुनिया में कि बहुत सारे दुनिया में अब पोलराइज हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म की थी वाइट शेड ऑफ टेरर। जो वाइट सुप्रेमिसिस्ट ग्रुप्स हैं वो जूइश और जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं या जो इमिग्रेशन है उसके खिलाफ हैं, और वो मुस्लिम्स का जो एक फोबिया उनके जहन में है कि वो आएंगे हमारे मुल्क में और हमें कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। और उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियोस देखी होती हैं सीरिया, इराक और आईसिस की, और वो उसकी बेसिस पे वो एक फेयर डेवलप कर लेते हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर एक जो पोलराइजेशन हुई है, जो थ्रेट ऑफ द मुस्लिम, उन्होंने ग़ज़वा हिंद का एक पूरा नैरेटिव चलाया है, वो इस वजह से है कि उनको इस बेस पे एक वो फेयर मेजॉरिटी के अंदर डेवलप करते हैं और वो फेयर की बेस पे वोट हासिल करते हैं। तो ये फेयर इसी वजह से इसी तरह ख़त्म हो सकता है कि जब तक हम ये डॉक्यूमेंट्री इस तरह की ना बनाएं जिसमें हम जो मुस्लिम्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जब तक आप उसको आगे नहीं लेके आएंगे, आप उनको ह्यूमनाइज नहीं करेंगे। अभी हमने क्या किया हुआ है कि बहुत सारा जो मीडिया है वो वेस्टर्न मीडिया है या इंडियन मीडिया है, वो मुसलमानों को डीमोनाइज करने के चक्करों में पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से फोबिया या इस्लामोफोबिया जो है वो इसी वजह से ख़त्म हो सकता है जब मुस्लिम जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेके आएंगे और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप खुद करेंगे। जो वेस्टर्न कंट्रीज में मुसलमान हैं वो डर के सहम के कोने में बैठ जाते हैं, रादर देन गोइंग आउट एंड एंगेजिंग विद सोसाइटीज इन वेयर दे आर, जो वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर। तो हमें इंगेजमेंट की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द ओनली वे इस्लामोफोबिया दुनिया में ख़त्म हो सकता है। थैंक यू शहजाद साहब फॉर बीइंग विद अस, और ये फिल्म हमें भी देखनी पड़ेगी। हाँ, आई थिंक वी मस्ट वॉच इट, ताकि ज़रा पता तो चले कि क्या हो रहा है। उसको अवार्ड भी मिला है और दुनिया ने बड़ा इसको प्रेज किया है। और आई गेस आई विल सर्च ऑन यूट्यूब के डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है इन बैड फेथ। अगर YouTube पे होगी तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ जहाँ भी होगी हम शहजाद साहब से पूछ के आपको बता देंगे, आप भी डाउनलोड कर सकें या स्ट्रीम कर सकें इसको। शहरों में तो आपको पता है पतंगबाजी पर पाबंदी है, और राइटली सो, क्योंकि सर्टनली किसी की जान से ज़्यादा अहम तो नहीं हो सकता कोई भी खेल। लेकिन गाँव वगैरह में अब भी लोग पतंगबाजी करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जगह होती है, माहौल होता है, और खुली फ़ज़ा है, खेत हैं, खलियान हैं। हमारे फास्ट बॉलर शाहनवाज जहानी भी आपको पता ही है हरीफ बैटर्स के खिलाफ बॉलिंग करते हुए, तो हमने सब ने इनको देखा है, अप्रिशिएट किया है। लेकिन ये एक पतंग लूटते हुए नजर आ रहे हैं कुछ इन विजुअल्स में। नाइस है, जरा फुल स्क्रीन करके दिखाएं, हमें भी दिखाएं कि एक खेत है और हमें मतलब हटा दें, और एक पतंग वैसे आपका कभी इत्तेफाक हुआ है हुमा पतंग लूटने का? लूटने का तो नहीं, लेकिन उसको उड़ाने का इत्तेफाक हुआ है। उड़ाने का इत्तेफाक हुआ है। मुझे याद है कभी कोई पतंग आ रही होती थी लाहौर में, आपको पता ही है पतंगबाजी एक क्रेज। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने शुरू में ये कहा है कि अच्छा ही हुआ है बैन हो गया है। नॉट रियली, ठीक है, बहुत उसमें ट्रेजेडीज वगैरह हमने देखी हैं, लेकिन देयर इज अ वे टू कंट्रोल थिंग्स, और उनको आप जरा उस दायरे में लाएं जहां आप सुपरवाइज कर सकें। बट हर चीज को बैन कर देना इसलिए नहीं बनाई बिकॉज वी डिडंट वांट टू बॉदर विद इट। होमा वी एक्चुअली एवरीबॉडी डिड ट्राई। खैर धानी जो है यहाँ पर, लेकिन ये एंजॉय, आप जाएं ना होमा, चकवाल जाएं आपके साथ पतंगबाजी करने के लिए। हाँ, वैसे आई शुड, एंड इट्स सम ब्यूटीफुल मौसम जो अभी खुलेगा चकवाल में। सो ये अब पता नहीं बच्चों को कैसा महसूस हो रहा होगा अगर उनकी पतंग लूट रहे हैं, खुद लूट के लेके जा रहे हैं। अदरवाइज पूरी एक छोटी सी ना नानी ने आर्मी बना ली है, पतंग लूटिंग आर्मी। So yes, this is going on. Cute. The kids must be so excited to अच्छा, वो भी एक अलग फीलिंग होती थी जब आप शाम को ऐसे ही छत पे जाएं और आपको
कटी हुई पतंग अपनी छत पे वैसे ही मिल जाए। तो उसमें शायरी कर दीजिएगा, ये कहना था? नहीं हुमा, ये एक्चुअली एक फीलिंग और होती थी। अगर आपको बचपन पतंगबाजी का शौक़ रहा हो, मुझे बहुत शौक़ तो नहीं था लेकिन की ज़रूर है, और छत पे जाएं आप और छत पे किसी की गिरी हुई पतंग आपको मिल जाए, एज इन कटी हुई पतंग आपकी छत पे पड़ी हो, सो आपके हाथ तो पतंग आ गई ना मुफ्त की। हाँ, तो बैठे बिठाए नो मेहनत एट ऑल, तो पतंग भी आ गई। अब्दुल्ला, इसमें कोई रोमांस का एलिमेंट भी था? I was too young at that time particularly. I'm not talking about you per se, लेकिन पतंगबाजी में because of that song. बड़े कजन्स और बड़ी कजनों का certainly romantic element भी बसंत से जुड़ा होता था। मतलब देखा भी हुआ है, कुछ तो सुना भी हुआ है, कुछ रोमांस साथ साथ चल रहा होता था पतंगबाजी में। कहाँ से ये बात आई वैसे? अच्छा, चलो आगे चलते हैं। एक ट्रिब्यूट, यस, और ये ट्रिब्यूट में जी अब गेस करें कि फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक ए बी। मोहम्मद अली क्ले। तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी एक्चुअली, मच मोर देन द स्पोर्ट इटसेल्फ। कितने वैसे हम्बल थे ना, मतलब सुल्तान राही से भी मुक्का खा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब से भी मुक्का खा रहे हैं। वो मुक्का खा रही, वो मतलब पिक्चर के लिए, पिक्चर के लिए। ओह वेल, ओके जी, दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर टुडे। कुछ और बताना चाहते हैं? नहीं, वैसे बताना तो चाहता हूँ लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे।